नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत से जुड़े कुछ बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हमें कई तरह के स्रोत मिले हैं, कुछ लेख, विश्लेषण, कुछ नोट्स भी हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि भारत कैसे अलग-अलग मोर्चों पर एक तरह से कह सकते हैं संतुलन साध रहा है या शायद संतुलन साधने की चुनौती से जूझ रहा है। चाहे वो सूचना देने और छिपाने के बीच की बात हो, भाषा का सीधा या कह लें घुमावदार इस्तेमाल हो, टेक्नोलॉजी की तरक्की और उसके नियम, विकास और आदिवासी अधिकार, या फिर अपनी पुरानी जड़ों को सहेजना और उनसे प्रेरणा लेना। बहुत कुछ है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले सूचना के अधिकार और उससे नकारने की जो बहस चल रही है उससे। सूचना का अधिकार कानून RTI एक्ट 2025 ये तो हमें सरकारी कामकाज में पारदर्शिता का हक देता है ना। बिल्कुल। लेकिन आजकल ये सूचना देने से इनकार करने का अधिकार, ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। ये क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये दरअसल पारदर्शिता और गोपनीयता इनके बीच संतुलन साधने का ही एक पहलू है। हाँ। एक तरफ हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) है, वो हमें जानने का अधिकार देता है। हाँ। तो दूसरी तरफ अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार भी है और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के पुट्टस्वामी केस में इसे मौलिक अधिकार माना था। अच्छा। तो सवाल यहीं से उठता है कि सरकार कब और क्यों सूचना रोक सकती है। ये कोई अलग से मतलब नकारने का अधिकार नहीं है। RTI कानून के तहत ही कुछ छूटें दी गई हैं। हाँ, और स्रोतों में भी ये बात आई है कि जानकारी रोकने की कुछ आम वजह होती हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना या इंटेलिजेंस की जानकारी, सही, व्यक्तिगत गोपनीयता, किसी की हेल्थ डिटेल्स, बैंक डिटेल्स वगैरह। बिल्कुल। कंपनियों के व्यापारिक राज भी होते हैं और कभी-कभी अदालती मामलों में भी ऐसा होता है। सुनने में आया है कि हाल में कुछ मंत्रालयों ने इन्हीं आधारों पर RTI अर्जियां खारिज भी की हैं। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जरूरी जानकारी जैसे देश की सुरक्षा या किसी की बिल्कुल निजी बातें, उनको छुपाना लाजमी है। लेकिन डर ये भी रहता है कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना हो। हाँ, बिल्कुल। पारदर्शिता कम हो सकती है और शायद भ्रष्टाचार छुपाना आसान हो जाए। अच्छा। RTI कानून की धारा 8(1) में पहले से ही ये बताया गया है कि कौन सी जानकारी रोकी जा सकती है। पर 2019 में जो RTI कानून में बदलाव हुए, उससे कुछ चिंताएं जरूर बढ़ी हैं कि कहीं सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता कम तो नहीं हो रही। तो फिर सही संतुलन कैसे बने, क्या रास्ता है? भारत का जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन, उन्होंने सुझाव दिया है कि नियम एकदम साफ होने चाहिए कि कब जानकारी रोकी जा सकती है, कब नहीं। ठीक है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे डेटा एनोनिमाइजेशन, मतलब उसमें से पहचान जाहिर करने वाली जानकारी हटा देना। अच्छा। और सबसे जरूरी है कि नागरिक जागरूक हों। ये याद रखना होगा कि जानकारी रोकना एक अपवाद है, नियम नहीं, और ऐसा केवल बहुत जरूरी और जायज हालात में ही होना चाहिए। जानकारी मिलने या न मिलने से आगे बढ़कर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जानकारी कैसे दी जाती है। यहीं पर ये डबल स्पीक का आइडिया बड़ा दिलचस्प लगता है। जॉर्ज ऑरवेल ने भी अपनी किताबों में न्यूज स्पीक और डबल थिंक की बात की थी। ये है क्या असल में? डबल स्पीक, हाँ, मतलब भाषा का ऐसा इस्तेमाल जिससे असलियत छिप जाए या बात को घुमा फिरा दिया जाए। अच्छा। कहना कुछ, करना कुछ, एक तरह का विरोधाभास। इतिहास में देखें तो युद्ध को शांति अभियान कह देना। हाँ। या जैसे इमरजेंसी के दौरान प्रेस की सेंसरशिप को राष्ट्रीय अनुशासन का नाम देना। ये सब उदाहरण हैं, मतलब भाषा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। स्रोत आज के दौर के भी कुछ उदाहरण देते हैं जिन पर अक्सर बहस होती रहती है। जैसे एक है क्लाइमेट डबल स्पीक, मतलब एक तरफ पर्यावरण बचाने के बड़े मिशन जैसे मिशन लाइफ, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी विकास परियोजनाएं जिनकी आलोचना होती है कि उनसे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। हाँ, ये विरोधाभास दिखता है कई बार। या फिर आर्थिक दावे, कभी कभी बड़े नारे होते हैं जैसे मेक इन इंडिया। हाँ। और फिर जमीनी हकीकत जैसे व्यापार घाटा या रोजगार के आंकड़े, उनमें शायद फर्क दिखने की बात कही जाती है। स्रोत बताते हैं कि विपक्ष के नेता इस तरह की आलोचना करते हैं। जाहिर है हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई पक्ष नहीं ले रहे। सही। एक और उदाहरण है कूटनीति का, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी मुद्दे पर, मान लीजिए इजराइल फिलिस्तीन है, तो दो राज्य समाधान का समर्थन करना। हाँ।
लेकिन फिर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के वक्त शायद उतना मजबूत स्टैंड ना लेना, ये भी एक तरह का डबल स्पीक कहा जा सकता है। बिल्कुल, और इसका असर बहुत गहरा होता है। जब लोगों को लगता है कि कथनी और करनी में फर्क है, तो सरकार पर, सिस्टम पर भरोसा कमजोर कमजोर होता है। सही बात है। और पारदर्शिता घटती है। और सोशल मीडिया के इस दौर में तो ये और भी मुश्किल हो गया है, कैसे? क्योंकि छोटी छोटी बातों और नारों पर ध्यान ज्यादा चला जाता है, पूरी तस्वीर वो अक्सर खो जाती है। और मीडिया पर भी कई तरह के दबाव हो सकते हैं, ये भी एक पहलू है। तो फिर रास्ता क्या है? इस भाषाई धुंधलके से कैसे निपटा जाए? सबसे पहली बात तो ये कि सरकारों को साफ और सीधी भाषा बोलनी चाहिए। स्वतंत्र मीडिया और फैक्ट चेकर्स, उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। हाँ। स्कूलों कॉलेजों में ये सिखाया जाना चाहिए कि भाषा के पीछे छिपे मतलब कैसे समझें, आलोचनात्मक सोच विकसित हो। और नीतियां बनाने में आम लोगों की, विशेषज्ञों की राय वो शामिल होनी चाहिए। हाँ। आखिर में बात वही है, शब्द और कर्म दोनों में सच्चाई होनी चाहिए। ये सिर्फ भाषा का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र की सेहत का सवाल है। भाषा से अब जरा कार्रवाई और संसाधनों के प्रबंधन पर आते हैं। ISRO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इस पर तो हम सबको गर्व है। बिल्कुल। लेकिन स्रोतों में एक पुराने विवाद का जिक्र मिला, जिसे कभी-कभी स्पेस घोटाला भी कहा गया। ये एंट्रिक्स देवास डील से जुड़ा मामला है, शायद 2005 से 2010 के बीच का। हाँ। इसमें क्या हुआ था? मामला ये था कि इसरो की जो व्यावसायिक शाखा है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, हाँ। उसने देवास मीडिया नाम की एक प्राइवेट कंपनी को S-बैंड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम वो बहुत कम दाम पर दे दिया था, ऐसा आरोप लगा। ये स्पेक्ट्रम मोबाइल सेवाओं के लिए काफी कीमती माना जाता है। अच्छा। बाद में जो भारत के CAG हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो सरकारी खर्चों का ऑडिट करते हैं, कैग, उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान। ओहो। और इसका नतीजा क्या निकला फिर? 2011 में सरकार ने ये डील रद्द कर दी। अच्छा। लेकिन फिर देवास कंपनी अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में चली गई, भारत सरकार पर केस कर दिया। और कई मामलों में भारत को हर्जाना देने के आदेश भी हुए। 2022-23 तक ये खबरें आती रहीं। जाहिर है इससे भारत की साख पर और निवेशकों के भरोसे पर भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल। यहाँ कई मुद्दे उभर कर आए। एक तो अंतरिक्ष जैसा जो संवेदनशील क्षेत्र है, उसमें पारदर्शिता की कमी का सवाल उठा। दूसरा, तकनीकी फैसले लेने वाले वैज्ञानिकों और राजनीतिक नेतृत्व, उनके बीच तालमेल की कमी दिखी। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की जो पेचीदगियां होती हैं, वो भी सामने आई। अब जब भारत अपना स्पेस सेक्टर प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल रहा है, हाँ, ये तो बड़ा कदम है। बिल्कुल, तो इस तरह के पुराने विवाद जो हैं वो नए निवेशकों को हिचकिचाने पर मजबूर कर सकते हैं। तो भविष्य के लिए क्या सबक है? ऐसी स्थितियों से कैसे बचा जा सकता है? सबसे जरूरी है कि नीतियां एकदम पारदर्शी हों, साफ। ठीक है। सरकारी संसाधन जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह हैं, उनको देने के लिए खुली बोली प्रक्रिया हो, ओपन बिडिंग। ISRO और INSPAC जो नई संस्था बनी है प्राइवेट स्पेस कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए, हाँ, INSPAC, हाँ, इनकी जवाबदेही तय हो। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के जो भी समझौते हों, उनकी कानूनी और वित्तीय जांच बहुत सख्ती से होनी चाहिए। मतलब सिर्फ रॉकेट लॉन्च करना ही काफी नहीं है, उसका पूरा गवर्नेंस, उसका प्रबंधन भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। अंतरिक्ष के संसाधनों से अब धरती के संसाधनों पर आते हैं, और खासकर भारत के आदिवासी समुदायों के अधिकारों के संदर्भ में। ये एक और संतुलन का मामला है, विकास की जरूरतें और हाशिए पर जो समुदाय हैं उनके अधिकार। हाँ। संविधान तो आदिवासियों को विशेष सुरक्षा देता है, पर स्रोत बताते हैं कि भारत की आबादी का सिर्फ 8.6% होते हुए भी विकास परियोजनाओं से सबसे ज्यादा विस्थापन उन्हीं का होता है। ये विरोधाभास क्यों है? इसकी जड़ें काफी गहरी हैं असल में। अंग्रेजों के जमाने के जो वन कानून थे, हाँ, उन्होंने जंगल और जमीन पर उनके जो पारंपरिक हक थे वो छीन लिए थे एक तरह से। आजादी के बाद संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची आई, जो कुछ आदिवासी इलाकों के लिए विशेष प्रशासन का इंतजाम करती हैं। ठीक है। और बाद में 1996 में पैसा कानून आया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। हाँ, पैसा जो आदिवासी इलाकों की ग्राम सभाओं को ज्यादा अधिकार देता है। तो कोशिशें तो हुई सुरक्षा देने की। हाँ, और कुछ अहम कानून भी बने बाद में, जैसे वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 का, बिल्कुल, जो जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को उनकी जमीन और वन संसाधनों पर व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों तरह के हक देता है। और 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून भी है, जो जमीन लेने से पहले प्रभावित लोगों की सहमति और उनके सही पुनर्वास पर जोर देता है। हाँ, कानून तो हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वो अक्सर इन कानूनों से अलग दिखती है। खनन के लिए, बांधों के लिए
इंडस्ट्री के लिए आज भी बड़े पैमाने पर आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं। एफआरए के तहत जो उनके दावे होते हैं अपनी जमीन पर, वो बड़ी संख्या में खारिज हो रहे हैं। इससे उन पर बेदखली का खतरा बना रहता है। अच्छा। कई इलाकों में अधिकारों की अनदेखी और नक्सलवाद के बीच भी एक रिश्ता देखा जाता है। और आदिवासी महिलाओं को, उनको तो अक्सर जमीन के अधिकार मिलते ही नहीं है। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। नीति के स्तर पर भी चुनौतियां दिखती हैं, जैसे पेसा कानून है, लेकिन ग्राम सभा की मर्जी अक्सर दरकिनार कर दी जाती है। हाँ, खासकर जब बड़े कॉर्पोरेट हित जुड़े हों। बिल्कुल। पुनर्वास के नाम पर भ्रष्टाचार और देरी, ये भी आम शिकायतें हैं। सही। ऊपर से जलवायु परिवर्तन, वो उनकी बची खुची आजीविका को भी खतरे में डाल रहा है। और अक्सर परियोजनाओं के लिए जो EIA होता है, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावाकलन, हाँ, EII रिपोर्ट, उसे भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। ऐसी बातें सुनने में आती हैं। बिल्कुल। तो आगे का रास्ता यही है कि FARA और पेसा, इनको सही मायने में लागू किया जाए, कागज पर नहीं, जमीन पर। ठीक है। ग्राम सभा को असली ताकत मिले, उनकी मर्जी के बिना कुछ ना हो। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आदिवासियों की सहमति वो अनिवार्य हो। और पुनर्वास का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके लिए रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का पूरा इंतजाम हो। महिलाओं के जमीनी हक सुनिश्चित हों और EIA की प्रक्रिया वो सख्ती से और ईमानदारी से पूरी हो। ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है, ये उनकी संस्कृति, उनकी पहचान बचाने का भी सवाल है। अब जरा दिशा बदलते हैं और देखते हैं कि भारत अपने अतीत और भविष्य के बीच संतुलन कैसे बना रहा है। ज्ञान भारतम मिशन, इसके जरिए स्रोत बताते हैं कि ये भारत की हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा को आज के डिजिटल युग में फिर से जिंदा करने की एक कोशिश है। बिल्कुल। इसका मकसद यही है कि भारत का जो प्राचीन ज्ञान है, जैसे आयुर्वेद, योग, वास्तु, गणित, दर्शन, उसको आज की पढ़ाई लिखाई और रिसर्च से जोड़ा जाए। अच्छा। ये हमारी नई शिक्षा नीति NEP 2020 के मुताबिक भी है। उसमें भी भारतीय ज्ञान परंपराओं को शामिल करने की बात कही गई है। हाँ। साथ ही पुरानी पांडुलिपियां हैं, ग्रंथ हैं, उनको डिजिटल बनाना ताकि वो सब तक पहुंच सकें। और अपनी संस्कृति से प्रेरणा लेकर नए आइडियाज, नए इनोवेशंस को बढ़ावा देना। इसके तहत कुछ खास पहलें भी चल रही हैं, जैसा कि स्रोतों में जिक्र है। शिक्षा मंत्रालय में एक इंडियन नॉलेज सिस्टम्स IKS डिवीजन बना है। हाँ। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI पुराने ग्रंथों को डिजिटल कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल हो रहा है लुप्त हो रही भाषाओं को बचाने में। अच्छा। वर्चुअल रियलिटी से पुराने विश्वविद्यालयों या मंदिरों का अनुभव कराया जा रहा है और भारतीय कलाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये एक बड़ा प्रयास है। इसमें संस्कृति मंत्रालय भी शामिल है, IGNCA, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जैसे संस्थान भी हैं। कई IITs और यूनिवर्सिटीज में IKS कोर्स भी शुरू हुए हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जैसे? एक तो ये कि दुनिया में भारतीय ज्ञान को अभी उतनी मान्यता नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए। अच्छा। संस्कृत जैसी भाषाओं से अनुवाद करना वो भी एक मुश्किल काम है। हाँ। फंडिंग की भी कमी रहती है कई बार। और सबसे बड़ी चुनौती है कि आज के युवाओं को उनको इसमें दिलचस्पी कैसे दिलाई जाए, कैसे इसे आकर्षक बनाया जाए। तो इसे और कामयाब कैसे बनाया जा सकता है, क्या करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना होगा, दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। ठीक है। डिजिटलीकरण का काम तेज करना होगा और ये जो डिजिटल सामग्री है इसे सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध कराना होगा। ओपन एक्सेस। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान, इन दोनों को साथ लाकर रिसर्च करनी होगी। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, पारंपरिक ज्ञान पर आधारित नए स्टार्टअप्स को मदद देनी होगी। और सबसे जरूरी, लोगों को, खासकर युवाओं को समझाना होगा कि यह सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भविष्य के लिए भी बहुत कीमती है। ये भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाने का भी बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। और आखिर में एक ऐसे शख्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने आदर्शों और जमीनी कार्रवाई के बीच एक अद्भुत संतुलन साधा। आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। हाँ, विनोबा भावे। उनका जन्म 1895 में हुआ था। गांधी जी से मिलने के बाद तो वे पूरी तरह आज़ादी की लड़ाई और उनके जो रचनात्मक काम थे उनमें जुट गए। गांधी जी उनसे इतने प्रभावित थे कि 1940 में जब उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया तो अपना पहला सत्याग्रही विनोबा को ही चुना। अच्छा। हाँ, उन्हें बाद में पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला और भारत रत्न भी। उन्हें सबसे ज्यादा उनके भूदान आंदोलन के लिए जाना जाता है ना? बिल्कुल। 1951 में तेलंगाना के एक गांव से शुरू हुआ था ये आंदोलन, जिसमें वे पदयात्रा करके अमीर जमींदारों से भूमिहीनों के लिए जमीन दान मांगते थे।
कहा जाता है कि लाखों एकड़ जमीन दान में मिली थी। इसी से फिर ग्रामदान और सर्वोदय जैसे विचार निकले। हाँ। क्या सोच थी इसके पीछे, क्या दर्शन था उनका? उनका मूल दर्शन ये था कि जमीन समेत सारी संपत्ति जो है वो समाज की है, व्यक्ति सिर्फ उसका ट्रस्टी या रखवाला है। वे समाज को हिंसा या कानून के जोर से नहीं बदलना चाहते थे, बल्कि प्रेम और आपसी सहमति से बदलना चाहते थे। वे कहते थे कि असली क्रांति राजनीति से नहीं आती, वो लोगों के दिल और दिमाग बदलने से आती है, चेतना बदलने से। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी ग्राम स्वराज के बड़े हिमायती थे। आज जब हम जमीन के झगड़े देखते हैं, बढ़ती असमानता देखते हैं, पर्यावरण की चिंताएं हैं, तो विनोबा की बातें ज्यादा प्रासंगिक लगती हैं। बिल्कुल। वे सिर्फ जमीन बांटने की बात नहीं कर रहे थे, वे एक ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा बराबरी वाले समाज का सपना देख रहे थे। उनकी सोच तो आज के जो सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हाँ, SDGs, उनसे भी काफी मिलती जुलती लगती है। हाँ, ये सच है कि भूदान आंदोलन की कुछ कमियां भी गिनाई जाती हैं। अच्छा। जैसे कि सारी दान में मिली जमीन उपजाऊ नहीं थी, उसके बंटवारे में भी दिक्कतें आईं, कानूनी विवाद भी हुए। तो फिर भी इसका सबसे बड़ा योगदान ये था कि इसने जमीन और सामाजिक न्याय के सवाल पर देश में एक नई सोच पैदा की, एक नैतिक बहस छेड़ी। इसने दिखाया कि अहिंसा के रास्ते से भी बड़े बदलाव की कोशिश हो सकती है। विनोबा सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, वो एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत कई मोर्चों पर एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। सूचना की पारदर्शिता और सुरक्षा के बीच, भाषा की सच्चाई और उसके इस्तेमाल के बीच, तकनीकी छलांग और उसके नियमों के बीच, विकास की रफ्तार और सबके अधिकारों के बीच, और अपनी जड़ों से जुड़ने और भविष्य की ओर देखने के बीच। और ये सारे मुद्दे, जैसा हमने देखा, आपस में जुड़े हुए हैं। ये दिखाते हैं कि भारत में प्रगति और परंपरा, अधिकार और जिम्मेदारी, आदर्श और हकीकत, इनके बीच लगातार एक संवाद चल रहा है, एक कश्मकश जारी है। हाँ। चाहे वो RTI का मामला हो या डबल स्पीक की बात हो, इसरो का विवाद हो या आदिवासियों के हक का सवाल हो, ज्ञान भारतम मिशन हो या विनोबा का सर्वोदय, ये सब उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। और चलते चलते सोचने के लिए एक सवाल, आज के इस दौर में जहां जानकारी छिपाना या उसे तोड़ मरोड़ के पेश करना इतना आसान हो गया है, वहां आम नागरिक ऐसा क्या कर सकते हैं कि ज्ञान भारतम जैसी पहलें हों या विनोबा भावे जैसे लोगों से मिली प्रेरणा हो, वो सिर्फ कागजी या प्रतीकात्मक न रह जाए? कैसे सुनिश्चित हो कि इनसे वाकई समाज में बराबरी आए, जवाबदेही आए और सच्ची प्रगति हो? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ।